अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। अच्छा, ये मुझे बताएं, जो कल मैंने आप लोगों को टास्क दिया था उसका क्या किया। एक छोटा सा टास्क दिया था आप लोगों को। अ, उसके बारे में थोड़ा सा बता दें काइंडली। और टिल देन मैं ये एक रिएक्ट का नया प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। जैसे ये बनता है हम स्टार्ट कर लेते हैं। तब तक मुझे ये बताएं, दो छोटे छोटे मैंने टास्क दिए थे कल रन टाइम पे क्लास में। उसके बारे में क्या किया आप लोगों ने, किसी ने सॉल्व किया उनको? जी, जो लोग कल ज्वाइन किया था, जिन लोगों ने, उन्होंने टास्क किया किसी ने? तौफीक, हुमा, फैज़ान, अली रज़ा। हुआ नहीं। ओके, कोई बात नहीं, देख लेते हैं अली रज़ा। कौन सा वाला नहीं हुआ वैसे उसमें से? ओके, आपने ES6 पढ़ा है पहले? मॉडर्न जावास्क्रिप्ट पढ़ा है आपने? तो वो सिंपल वो मैप लगना था दोनों पे। चले, मैं देख लेता हूँ, टास्क भी कल वाला ढूंढ लेता हूँ मैं। इतनी देर ये हमारी ऐप भी बन जाती है। मैं आपको लाइव सॉल्व करवा देता हूँ, वो कोई मसला नहीं है इतना बड़ा, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। कल अगर नहीं भी सॉल्व हुआ ना तो कोई मसला नहीं, क्योंकि कल हमारी जस्ट हमने ऐप क्रिएट की थी। आज मैं इंशाल्लाह आपको प्रॉपर जो है इसका JSX, रिएक्ट किन चीज़ों पे बेस करती है रिएक्ट का। आज की एक्चुअली क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बेसिक की समझ आ जाए तो आगे काम करना हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। ये अगर ऐप बांध लेने दें, सिर्फ 1-2 मिनट वेट करें। ये थे आई होपफुली कल वाले टास्क। एक तो ये करना था कि मैंगो सर्च करने थे लिस्ट में, और उसके आगे प्रिंट करवाना था आउट ऑफ स्टॉक। दूसरा था हमारा जी, प्रिंट दो प्रोडक्ट्स विच आर अवेलेबल ओनली, मीनिंग देयर बाय प्रिंट दो प्रोडक्ट्स हु इज़ अवेलेबल इज़ ट्रू। अच्छा, जो प्रोडक्ट्स स्टॉक में अवेलेबल हैं वो प्रिंट करवानी है। ओके ओके, इसको कर लेते हैं जी अभी। जी जी, वालेकुम सलाम। रूट स्टोर्ड मैप पे। हाँ, ठीक है। आपने काफ़ी हद तक ठीक किया अली रज़ा, लेकिन जब आप रिटर्न कर रहे हैं ना, वहाँ पे आपने थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया है। वो मैं बताता हूँ क्या वजह है। अभी जस्ट 1 मिनट वेट करें, ये भी बन जाता है प्रोजेक्ट, तो हम देख लेते हैं उसको। एक्चुअली जब आप मैप लगाते हैं ना, तो मैप में आपको एक पूरे का पूरा, याद अगर आप रे है तो पूरा एक एलिमेंट मिल जाता है। और अगर आपकी अरे ऑफ ऑब्जेक्ट है तो उसके अंदर आपको पूरा ऑब्जेक्ट मिल जाता है। यानी अरे है तो 1 बाय 1 एलिमेंट्स आपके पास आ जाते हैं। आप उन पे आइटरेट करें, आप उन पे कोई कंडीशन लगाना चाहते हैं, उनमें कोई प्लस माइनस करना चाहते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन मैप के अंदर आपको अरे अगर हो तो एलिमेंट 1 बाय 1 मिलता है। अगर अरे ऑफ ऑब्जेक्ट हो तो आपको पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट मिल जाता है। होपफुली ये बस हो ही गया है। ये आए रोज़ फेसबुक कुछ ना कुछ अपडेट करता रहता है, तो लाइब्रेरी बाद दफ़ा इंस्टॉल होने की वजह से अक्सर ये टाइम लग जाता है। कोई बात नहीं, ये प्रोजेक्ट बन जाए। असल में मैं स्क्रैच से इसलिए करवाता हूँ कि स्टूडेंट ये जहन में अज्यूम ना करके बैठें कि सर ने पहले ही कोड करके रखा हुआ है या को मैंने चीटिंग की हुई है। मैं जितना कोड करता हूँ वो सब स्टूडेंट के सामने लाइव करता हूँ। और लाइव भी कोड ऐसा मैं करता हूँ कि जो रन टाइम पे हमारे जहन में क्यूरीज आती हैं या जो आप लोगों के क्वेश्चन होते हैं, हम उसी को रिजॉल्व करते हैं। हम अपना ना तो किसी बुक को फॉलो करते हैं, हम प्रैक्टिकल रियल लाइफ ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं। लेकिन जी, हैप्पी हैकिंग लिखा आ गया है। होपफुली ये प्रोजेक्ट बन गया है, फोल्डर्स बन गए हैं। इसको मैं जल्दी से npm स्टार्ट करता हूँ, ताकि हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट कर सकें। सॉरी, सीडी करके आपको बताया था कि पहले आपने फोल्डर के अंदर जाना है, सीडी करके माई डैश ऐप के अंदर जिस नाम से आपने प्रोजेक्ट बनाया है, सीडी मीन्स चेंज डायरेक्टरी। अब आप फोल्डर के अंदर आ गए हैं, अब आप npm स्टार्ट करें तो रिएक्ट का जो प्रोजेक्ट है वो रन हो जाएगा। ये जो नीचे के डॉस खुले हुए हैं इनको मैं क्लोज कर देता हूँ। हो जा भी रन, जल्दी जल्दी हो जा रन। अच्छा, ज़रा अटेंटिवली क्लास लिया करें। अगर क्लास में ऑनलाइन क्लास लेनी हो ना,
तो एटलीस्ट फर्स्ट प्रायोरिटी ये हो आप लोगों की कि अगर आपके पास लैपटॉप हैं तो लैपटॉप ऑन करके रखा करें। ये गारंटी है कि ड्यूरिंग क्लास आपको कई ऐसी नई चीज़ें मिलेंगी सीखने को जो आपने कभी भी ना किसी बुक से पढ़ी होंगी ना नेट पे देखी होंगी। क्योंकि ये मुझे भी नहीं पता होता कि हमारे माइंड में रन टाइम पे क्या आ जाता है। बाद दफ़ा स्टूडेंट की क्यूरीज ऐसी आ जाती हैं, उसमें से कोई नई प्रॉब्लम निकल आती है, तो उसके लिए कोई हमें ऑलरेडी कोई प्रेपरेशन नहीं करनी पड़ती। और असल कोडिंग यही होती है कि आपके सामने जो भी प्रॉब्लम आए उसे सॉल्व करें। अगर आपने कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखा तो आपकी कभी भी लॉजिक बिल्डिंग स्ट्रांग नहीं होगी। ये नहीं अगर आपकी कोडिंग ही अच्छी होगी तो आपको जो मर्जी टास्क दे दें, इट डजेंट मैटर। प्रॉब्लम जो भी हो, अगर आपको बेस आती है उसकी रूट को अगर आप पकड़ लेते हैं, अगर आपको इन डेप्थ उसकी कोडिंग का पता चल जाता है तो आपके लिए कोई टास्क सॉल्व करना कोई मसला नहीं है। और रिएक्ट की बैकबोन जो है वो इंटायरली जावास्क्रिप्ट है। जावास्क्रिप्ट के बाद मॉडर्न जावास्क्रिप्ट जिसे हम ECMAScript 6 भी कहते हैं, इसे एडवांस जावास्क्रिप्ट भी कहते हैं, इसके डिफरेंट नेम्स हैं। लेकिन ज़्यादातर जो ट्रेंडी नेम है, जो ज़्यादातर डेवलपर्स जिस टर्म को यूज़ करते हैं उसे कहते हैं ECMAScript 6, ES6, शॉर्टली कहें तो ES6। और पीछे जो हैं आपकी बेसिक आपके वेरिएबल्स हैं, लूप हैं, कंडीशंस हैं। लेकिन जी प्रोजेक्ट्स बन गया मेरा, ये देखें, ये कल हमने देखा था, इसका मतलब है मेरा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली बन गया। जी वॉइस का कोई इशू तो नहीं, स्क्रीन विजिबल है, स्टार्ट करें जी। सिर्फ यस और नो का मैसेज कर दें, वॉइस का कोई इशू हो या स्क्रीन का कोई प्रॉब्लम। ओके थैंक यू। लें जी कंटिन्यू करते हैं जी। इससे जो कल वाली प्रॉब्लम्स हैं वो मैं जस्ट कॉपी कर लेता हूँ, बाकी इस फाइल को मैं बंद कर देता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ इसको। इसको अपने कोड में ले जाते हैं app.js में, और यहाँ पे जाके इसको मैं रख लेता हूँ। और इसका जो टास्क दिया था वो दोनों टास्क भी कॉपी कर लेता हूँ, ये वाले। करना क्या था इस पे, ये दोनों टास्क भी आ गए, ये एक्स्ट्रा है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। और ये यहाँ से मेरा कोड रिटर्न हो रहा है, इस सारी यूआई को मैं अंदर से खाली कर देता हूँ वक्ती तौर पे। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर वी डाइव इनटू प्रॉपर आवर रियल प्रॉब्लम, थोड़ा सा ये देखना ज़रूरी है। ये मैं कोड जो बताया हुआ है इसको ना कमेंट कर देता हूँ, इसकी वजह से एरर देता रहेगा। थोड़ा सा JSX को देखते हैं। JSX हमें नेस्टेड ब्लॉक इज रिडंडेंट, 33(3) पे जी कह रहा है नेस्टेड ब्लॉक इज रिडंडेंट। नेस्टेड ब्लॉक कौन सा है जी मेरा? ओके नो इशू, यहाँ पे मैं H1 लिख के चेक कर लेता हूँ। JSX एंड स्टाइलिंग इन रिएक्ट JS, कंट्रोल एस किया, आ गया, वो देख लेते हैं, वो कोई मसला नहीं। अच्छा जी, एक्चुअली JSX होता क्या है? JSX मैंने आपको कल भी बताया था, ये जावास्क्रिप्ट और XML को मिला के, XML को मिला के और जावास्क्रिप्ट को मिला के JSX फॉर्मेट बनता है। इसमें अगर मैं लिटरली और ब्रॉडली स्पीकिंग कहूँ तो तकरीबन 90-95% तो HTML ही यूज़ होती है। यानी जो कोड आपने प्योरली HTML में टैग 5 में पढ़े हैं वो एज इट इज़ यूज़ होते हैं रिएक्ट में। फ़र्क कहाँ पे आता है? JSX कैसे बनती है? जब आपने जावास्क्रिप्ट के कोई वेरिएबल्स यूज़ करने हैं, जावास्क्रिप्ट का कोई फंक्शन यूज़ करना है, कोई लूप्स यूज़ करनी है, तो वो आपने करली ब्रैकेट्स के अंदर यूज़ करनी है। सिंपल सी बात है। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ एज, एज में कह देता हूँ 25। अगर मैंने इस एज वेरिएबल को प्रिंट करवाना है तो मेरे पास यहाँ पे करली ब्रैकेट्स में, क्योंकि ये मैंने जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर किया है, मैं सिंपल करली ब्रैकेट लगाऊंगा और इसके वेरिएबल को यहाँ पे एक्सेस कर लूंगा। एज, कंट्रोल एस किया, जैसे ही मैंने किया ये देखें छोटा सा 25 लिखा आ गया। वो छोटा इसलिए हम इसको H1 में रैप कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा बड़ा नजर आए। ये लें जी कंट्रोल एस, ये थोड़ा सा
बड़ा हो गया। इसकी जगह मैं एक नेम भी ले लेता हूँ, लेट एक नेम ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। अच्छा जी, अब मैंने एक नेम वेरिएबल लिया। ये फालतू फाइल है, इसको तो हम बंद कर देते हैं। ये नेम है। अब मैंने नेम को अगर प्रिंट करवाना है तो मैं एक और हेडिंग ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं नेम को प्रिंट करवा लेता हूँ। कंट्रोल एस किया, नेम के अंदर कोई नाम रख लेते हैं, जावेद कामरान। कंट्रोल एस किया, ये देखें उसका नाम आ गया और उसकी एज आ गई। इनके साथ अगर मैंने कोई टेक्स्ट भी लिखना है तो वो मुझे करली ब्रैकेट्स के बाहर लिखना पड़ेगा। लेट्स सपोज माय नेम इज और एंड एज इज, ये एज इट इज नजर आ जाएगा, ये जो करली ब्रैकेट्स के बाहर है। और जो करली ब्रैकेट्स के अंदर है, ये जो वेरिएबल की वैल्यू है वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। तो हमें ये स्क्रीन पे विजिबल हो जाएगा। ये डायनामिकली डाटा आ रहा है, ये डायनामिक देखें, मैंने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर किया और उसे यहाँ पे गेट कर लेता हूँ। इसको थोड़ा सा ऐसा करते हैं, एक वेरिएबल को उड़ा देते हैं, थोड़ा सा इसके साथ ज़रा एक्सपेरिमेंट करते हैं, नाम भी थोड़ा सा शॉर्ट कर लेता हूँ। ये भी सारा उड़ा देता हूँ। ये सिर्फ करली ब्रैकेट्स के अंदर H1 के अंदर मैंने नेम प्रिंट करवा लिया, जवेद आ गया। अगर मैं इसे मल्टीपल टाइम प्रिंट करवाना चाहता हूँ, क्या करूँगा? दो कॉपी कर ली इसकी, 2 टाइम आ गया। अगर मैं इसे एक और दफ़ा कॉपी करता हूँ, कंट्रोल एस किया, 3 टाइम आ गया। अच्छा, ये मुझे बार बार एक ही चीज़ को रेपिटिशन हो रही है मेरी, एक ही चीज़ को, ये मेरा कोड कम्प्लेक्स होता जा रहा है। एक तो ये मेथड है, आप इसके ज़रिए कर सकते हैं। एक तरीकाकार ये होता है कि आप वेरिएबल के अंदर डायरेक्ट H1 भी रिटर्न कर सकते हैं। यहाँ पे भी H1 लिख सकते हैं आप, जावेद। और अब आपको यहाँ पे H1 लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने H1 वहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे आपको H1 लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको H1 के अंदर रिटर्न कर देगा। साइज़ उसका जो हेडिंग का है, वो हेडिंग का साइज़ मैंने वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया। अब मैं इसको फिर मल्टीपल टाइम भी प्रिंट करवा सकता हूँ। ये देखें, मल्टीपल टाइम आ गया। अच्छा, अगर मैंने एक नाम लिखा है, इसके आगे मैं लिखता हूँ इसकी एज भी ले लेता हूँ। एज उसकी रख लेते हैं, लेट्स सपोज 25। एक और वेरिएबल लेते हैं, इसकी मैं दे देता हूँ इसका ईमेल, और यहाँ पे लिख लेते हैं हम javeed@javeed.com। नेम मैंने प्रिंट करवा लिया, एज भी प्रिंट करवा लेता हूँ और ईमेल को भी प्रिंट करवा लेता हूँ। कंट्रोल एस किया, ये तीनों मेरे पास स्क्रीन पे विजिबल हो गए। अगर मैंने अब इनको रिपीट करवाना है तो क्या करूँगा जी? मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पे एक HR लगा लेता हूँ। HR क्यों लगाऊंगा जी? ताकि नीचे एक लाइन लग जाए, मेरा टेक्स्ट अलग अलग नज़र आए मुझे। ये देखें, 2 टाइम्स हो गया। इस तरह अगर मैं 3 टाइम भी करना चाहता हूँ तो मैं उसको 3 टाइम यूज़ कर लूँगा। एक्चुअली हो क्या रहा है, मेरा कोड कम्प्लेक्स होता जा रहा है। ये देखें, मेरी ऐप के अंदर उसने कितनी ज़्यादा स्पेस ले ली है, हालांकि मैंने उसे जस्ट 3 टाइम्स लिखा है। जस्ट मैंने उसे 3 टाइम अभी लिखा है, तो कोड मेरा कितना मैसी हो गया है। क्या इसका कोई ऑल्टरनेट सोल्यूशन है? हम यहाँ पे इसका ऑल्टरनेट सोल्यूशन ये है, यहाँ पे हमारे पास रिएक्ट हमें फैसिलिटी देता है कंपोनेंट बनाने की। कंपोनेंट बेसिकली होता क्या है? रिएक्ट बेस ही टोटल कंपोनेंट पे करता है। जो चीज़ आपने बार बार यूज़ करनी है, बार बार उसकी ज़रूरत पड़नी है, उसके लिए आप एक कंपोनेंट बना लें। उस कंपोनेंट को जहां आपका दिल करता है उसे कॉल कर लें, सिंपल। आपका कोड वही रहेगा,
उस कोड के अंदर जो मर्जी डाटा पास करें, उसे चाहे 100 टाइम्स आप यूज़ करें, आपका कोड भी नीट क्लीन रहेगा और आपका डाटा भी सेपरेट हो जाएगा। लें जी, इसी को थोड़ा सा अब कंपोनेंट की फॉर्म में देखते हैं। इसको कट करके मैं यहाँ पे ले आता हूँ नीचे, ताकि कोड आपके काम आ जाए। इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। अब यहाँ पे ना मैं दो चीजें बनाता हूँ, मैं आपको फर्क समझाता हूँ। कंपोनेंट और फंक्शन में क्या फर्क है। डिस्प्ले इन्फो, रिटर्न नेम। फिर एक मैं बनाता हूँ फंक्शन डिस्प्ले इन्फो, और रिटर्न क्या करना है, H1 के अंदर लिखना है जी जावेद कामरान, फिर उसकी एज 25 आ गई, और फिर उसका आ गया javed@javed.com। अब जरा इन दोनों फंक्शंस को ध्यान से देखें। जरा ये छोटी सी बात है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी की बेस पे आपका डिसीजन होना है कि आपको कंपोनेंट की समझ आई है या नहीं। ये देखें, फंक्शन से स्टार्ट हो रहा है। फंक्शन और कंपोनेंट में फर्क क्या है। सबसे पहला फर्क और सबसे इंपॉर्टेंट फर्क, जो फंक्शन है वो कोई वेरिएबल रिटर्न करता है। जैसे कोई नाम है, कोई वैल्यू है, कोई आपने कैलकुलेशन की, वो यूआई रिटर्न हरगिज नहीं करता आपको। जबकि जो कंपोनेंट है वो आपको यूआई रिटर्न करता है। इनको डिक्लेयर करने का तरीकाकार सेम है। ये देखें, ये भी रिटर्न कर रहा है लेकिन ये एक वेरिएबल रिटर्न कर रहा है। फंक्शन से स्टार्ट किया, फंक्शन से स्टार्ट किया, इसका डिस्प्ले नेम। और दूसरा बड़ा फर्क है कि फंक्शन जो है उसका पहला वर्ड जो है वो स्मॉल होगा, यानी कैमल केस नोटेशन फॉलो करता है ये। जबकि जो आपका कंपोनेंट है वो पास्कल कन्वेंशन फॉलो करता है, उसका पहला वर्ड कैपिटल होगा और वो एक यूआई रिटर्न करता है जो हमें ब्राउजर पे नजर आती है। फंक्शन का जो काम होता है वो हमें ब्राउजर पे नजर नहीं आता। वो जस्ट हमें कोई कैलकुलेशन के लिए कोई हमने कोई चीज़ रिटर्न करनी है, कंसोल के अंदर करनी है, या हमने कोई कैलकुलेशन या लॉजिकल काम करना है, उसके लिए हम फंक्शन बनाते हैं। लेकिन ये यूआई में हमें काम नहीं देता। कंपोनेंट भी सेम तरीके से बनता है लेकिन ये एक बकायदा यूआई रिटर्न करता है और ये लार्ज या कैपिटल वर्ड से स्टार्ट होता है। इन दोनों को अगर आप चाहें तो एरो फंक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, उससे आपको हरगिज फर्क नहीं पड़ेगा। इसको अब आपको कॉन्स्ट करना पड़ेगा, इसको भी कॉन्स्ट करना पड़ेगा, और इसको मैं यहाँ पे एरो फंक्शन में कन्वर्ट कर देता हूँ। ये यूआई रिटर्न कर रहा है, ये वेरिएबल रिटर्न कर रहा है। हमें यूआई चाहिए रिटर्न करने के लिए, लिहाजा हमें फंक्शन नहीं बनाना, हमने बनाना है कंपोनेंट। अब अगर मैंने ये इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करवानी है, तो जब अब जावास्क्रिप्ट की जो वैल्यू होती हैं उसे हमें प्रिंट करवाने के लिए करली ब्रैकेट्स यूज करनी पड़ती हैं। ऐसे हम करवाते हैं। अब अगर मैं इसके अंदर इसको प्रिंट करवाना चाहूँ तो ये कभी भी प्रिंट नहीं करेगा, ये वेरिएबल की वैल्यू ले लेता है। आपने कोई कैलकुलेशन लेट्स सपोज करनी है, मैं 12+5 को करता हूँ। ये चूंकि करली ब्रैकेट्स जावास्क्रिप्ट के फ्राई सर अंजाम देती हैं, इसलिए कैलकुलेशन या वेरिएबल को तो प्रिंट कर देगा। इसको अगर मैं कमेंट करता हूँ Ctrl+S, ये देखिए उसने 17 कर दिया, लेकिन वो कंपोनेंट को रिटर्न नहीं करेगा, ये वेरिएबल को कर देगा। लेट्स सपोज ये एक नेम है, इस नेम को अगर मैं चाहूँ तो वो प्रिंट कर देगा। Ctrl+S किया, आ गया नेम। अब मैं अगर कंपोनेंट को प्रिंट करवाना चाहता हूँ इसको, तो ये प्रिंट नहीं करेगा। Ctrl+S किया है, देखिए स्क्रीन खाली होगी। कंपोनेंट को प्रिंट करवाने के लिए उसका एक अलग तरीका है। आप लेस देन साइन लगाते हैं, उसका नाम लिखते हैं और उसे सेल्फ क्लोजिंग टैग में लिख देते हैं। सेल्फ क्लोजिंग टैग में लेस देन ब्रैकेट, उस कंपोनेंट का नाम कॉपी पेस्ट किया और उसे सेल्फ क्लोजिंग टैग में रैप कर दिया। Ctrl+S किया, अब देखें आप, कितना मजे का काम है। अब अगर मैं इसे 3 टाइम 4 टाइम चाहूँ यूज करूं, अब देखें मेरा कोड कितना रह गया है, ये वाला रह गया।
और डाटा देखें कितना ज़्यादा आ गया। अगर आप चाहते हैं कि इनको बाइफरकेट भी करना है थोड़ा सा, तो इनके नीचे बेशक आप एक HR लगा दें ताकि वो ज़रा प्रॉपर खूबसूरत नज़र आए। ये लें। अब मैं इसे वन टाइम और भी कॉल कर सकता हूँ। ये देखें, यही होता है इसका सबसे बड़ा काम, रीयूजेबिलिटी। अब देखें मैंने एक दफ़ा बना के रख लिया, अब मेरा जितनी मरतबा दिल कर रहा है मैं उसे यूज़ कर रहा हूँ। ये देखें, वो यूज़ उतनी दफ़ा इंफॉर्मेशन प्रिंट करवाता जा रहा है जी। ये है जी बेसिक काम कंपोनेंट का। हम कंपोनेंट यहाँ ना बना के हम कंपोनेंट यहाँ भी बना सकते हैं अलग से। सोर्स फोल्डर के अंदर आप, अभी हम फोल्डर स्ट्रक्चर देखेंगे। अभी आप सिंपल सही समझें, अगर आपने कंपोनेंट बनाना है सोर्स पे जाके इधर क्लिक करेंगे तो फोल्डर बनेगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फाइल बनेगी। मैं यहाँ जाके इसी नाम से एक फंक्शन बना लेता हूँ, डिस्प्ले इन्फो, और उसकी एक्सटेंशन रख देता हूँ डिस्प्ले इन्फो डॉट JS। ये एक नई फाइल आ गई, इसके अंदर ये पूरा उठा के फेंक देता हूँ, कट, और यहाँ पे कर दिया पेस्ट। आपको मैंने कल बताया था कि जब आपने कोई कंपोनेंट बनाना हो आपने क्या करना है, रिएक्ट इंपोर्ट करना है। फ्रॉम कहाँ से, रिएक्ट से। नीचे आपका कंपोनेंट बन गया और एंड पे आपको इसे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और उस कंपोनेंट का नाम। सिंपल हो गया जी काम। ये देखिए मैंने एक अलग फाइल में बना दिया, पहले हम यहाँ पे बना रहे थे, अब मैं एक अलग फाइल में ले गया उसे। अब मैं चाहता हूँ मैं इसके अंदर उसको यूज करना है, मेरी ऐप के अंदर मैं इस कंपोनेंट को लिंक करना चाहता हूँ। कैसे करूंगा, इस नाम से मैंने इसे एक्सपोर्ट किया है और ऐप में जाके इसे आपको प्रॉपर यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा जहाँ यूज करना चाहते हैं। फ्रॉम कहाँ से, ये पड़ा है जी। और अब इसे यूज करना है आपने, कॉपी करें, और आपको पता है कंपोनेंट को अगर आपने कॉल करना है तो टैग लगा के सेल्फ क्लोजिंग टैग दे दें तो आपका कंपोनेंट आ गया। अब देखिए मैंने पहले सेम फाइल में रखा था, अब मैंने फाइल ही अलग बना दी। अच्छा जी, अगर क्लास डिस्कनेक्ट हो जाए तो काइंडली फ़ौरन रीज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बेसिक कंपोनेंट्स वगैरह की समझ लग जाती है, टास्क भी मैं अभी आपको रिजॉल्व करवाता हूँ, वो परेशान ना हो, टास्क आपके अभी सॉल्व हो जाएंगे, वो दिल छोटा ना करें। अब देखें ये तो जस्ट मेरी एग्जांपल है, पीछे मेरा कोड रह कितना गया। अगर मैं इसे कट कर दूं, ये देखें वन लाइनर कोड रह गया मेरा। अगर मैं इसे 2 टाइम प्रिंट करवाना चाहता हूं तो मैं एक और इसकी कॉपी ले लूंगा। ये देखें, यही कंपोनेंट की खासियत है। आप जितनी जब हम बाद में देखेंगे कि कंपोनेंट के अंदर रन टाइम पे आप डेटा भी चेंज कर सकते हैं, मतलब जावेद की जगह पे कोई और आ जाए, जो और आ जाए, ईमेल और आ जाए, वो हम आगे देखेंगे। अभी सिर्फ आप इतना जहन में रखें कि एक कंपोनेंट आप बना के उसे जितनी दफ़ा आपका दिल करता है आप उसे रीयूज कर सकते हैं। जी इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं जी। मैं एक और कंपोनेंट बनाता हूँ जी, जैसे मैंने डिस्प्ले इन्फो का बनाया, इसे एक दफ़ा मैं उड़ा देता हूँ। अब मैं यहाँ सोर्स के अंदर जाके फिर एक नई फाइल लेता हूँ, यहाँ पे मैं कह देता हूँ हेडर डॉट JS। यहाँ पे क्लिक किया, उसी तरह बनाने का तरीका क्या है जी, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, और मैं उसको कॉन्स्ट करता हूँ, नाम उसका हेडर लार्ज से रखता हूँ और इसे मैं एक एरो फंक्शन बनाता हूँ और मैं रिटर्न कर देता हूँ एक UI फ्रेगमेंट में। अगर मल्टीपल लाइन करना चाहता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ H1 के अंदर हेडर, और यहाँ पे मैं UL बना लेता हूँ मेन्यू बार के लिए। LI के अंदर मैं, ये देखें आपकी सिंपल HTML है, यहाँ होम रख देता हूँ, यहाँ अबाउट अस रख लेता हूँ और यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस रख लेता हूँ और इसको मैं एक्सपोर्ट भी कर देता हूँ, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। ये लें,
हाँ वो मैं करता हूँ। वो अभी हुमा अभी फोल्डर स्ट्रक्चर इसलिए लिए बना रहा क्योंकि आप सारे लोग अभी चूंकि नए हैं, जो हमारी ऑनवर्ड क्लासेस होंगी मैं आपको पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर समझाऊंगा। अभी सिर्फ मेन के अंदर रख रहा हूँ ताकि बाकी स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो। ले जी, अगर मैं ऐप में इसके ऊपर मैं चाहता हूँ वो वाली मेरी चीज़ें आए तो कैसे करेंगे? इसको पहले हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा जी। यहाँ पे जाके इसे मैं करता हूँ इंपोर्ट हेडर फ्रॉम, कहाँ से? ये पड़ा है जी मेरा हेडर। इसको यहाँ पे जाके मैं उस डाटा के ऊपर चाहता हूँ मेरा हेडर नजर आए। मैं एक सेल्फ क्लोजिंग टैग लगाता हूँ और उसे सेल्फ क्लोज कर देता हूँ और नीचे एक एचआर लगा लेता हूँ। कंट्रोल एस किया, आप जाके देखें अपनी यूआई पे, ये देखें ये आपका हेडर बन गया, ये आपकी नैव बार आ गई। अब नैव बार को आप कैसे सेट करेंगे? वो आपके पास CSS की फैसिलिटी होती है। यहाँ आप बेशक एक डिव लगा लें, उसे क्लास नेम दे दें, माई नैव बार। कंट्रोल एस किया, कॉपी, और index.css में जाके डॉट करता हूँ नैव बार। अगर मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, रेड करता है वो, कंट्रोल एस। अच्छा जी, उसके अंदर उस कह रहा है यूज नहीं की, तो आपको ऐसा करना पड़ेगा हेडर के अंदर। वो CSS की तरफ असल में मैं आना नहीं चाह रहा। CSS प्रॉपर आपको बेस से समझाऊंगा तो आपको समझ आएगी, इस तरह आपको CSS समझ ही नहीं आनी। अभी ये क्लास रिज्वाइन करते हैं तो आपको अभी मैं CSS की तरफ ही लेके जाता हूँ। लिंक करते हैं जी। अभी CSS में असल में करना ही नहीं चाह रहा। CSS अभी सिर्फ 1 मिनट वेट करें, अभी में हम कर लेते हैं, बेफिक्र हों। इसको आप प्रॉपर स्टाइलिंग कर लें, उसको नया बार बना लें। अभी सिर्फ हमारा कंसर्न इतना है, और कोई एरर तो नहीं रहेगी। अब कौन सी एरर रहेगी? माई नया बार इज नॉट डिफाइंड हेडर के अंदर। इसको अभी क्लास नेम खत्म कर दें। लें जी, आपका कोड आ गया जी। अच्छा जी, मैं क्लास डिस्कनेक्ट करने लगा हूँ, फौरन रीज्वाइन कर लीजिएगा। मैं आपको अभी CSS करवाता हूँ। मैं क्लास डिस्कनेक्ट करने लगा हूँ, फौरन रीज्वाइन कर लें, क्योंकि वो खुद डिस्कनेक्ट होगी तो हमारा टॉपिक कंफ्यूज हो जाता है। लें जी, वापस आते हैं। अच्छा जी, मैंने एक और कंपोनेंट बनाया, उसको भी मैंने इसके अंदर इंपोर्ट कर लिया। अब मैं एक और कंपोनेंट बनाता हूँ। सोर्स के अंदर फुटर का एक कंपोनेंट बना देता हूँ। footer.js किया, और यहाँ पे उसी तरह इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट किया हमने। यहाँ पे कॉन्स्ट फुटर के नाम से, कॉन्स्ट फुटर के नाम से एरो फंक्शन बना लिया। एरो फंक्शन बना के हम उसे रिटर्न एक यूआई कर रहे हैं, और इसके अंदर फ्रेगमेंट लिख लेते हैं, और यहाँ पे दे देते हैं जी अपना H1 के अंदर फुटर एरिया, और इसे एक्सपोर्ट कर देते हैं। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फुटर। ऐप.js में जाता हूँ। अब मैंने अगर इसको यूज करना है अपनी एक जगह पे मेन ऐप में, आप इसको भी उसी तरह कॉल करेंगे। पहले आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा फुटर, कहाँ से? जहाँ ये आपकी फाइल पड़ी हुई है। और यहाँ पे एंड पे फिर मैं क्या चार लगाता हूँ, और यहाँ पे जाके मैं फुटर को सेल्फ क्लोजिंग टैग में रैप कर देता हूँ। अब देखें, आपकी मेन फाइल पे सिर्फ 3 फाइल्स पड़ी हैं। ये आ गया जी आपका यहाँ पे फुटर एरिया। अगर आप लॉजिकली सोचें तो आपकी मेन्यू बार बन गई, ये आपका कंटेंट एरिया आ गया, ये आपका फुटर एरिया आ गया। हमने क्या किया, हमने वेबसाइट को डिफरेंट सेगमेंट में तोड़ दिया, उसके अलग अलग कंपोनेंट्स बना दिए हैं। हेडर अलग बना दिया, फुटर अलग बना दिया, इंफॉर्मेशन अलग बना दी, और एक जगह आके उनको असेंबल कर लिया। अब हम
यहाँ पे भी, यहाँ जिस मर्जी पेज पे हमारा दिल करता है, हम चाहें जिस मर्जी कंपोनेंट को यहाँ पे शो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं फुटर के अंदर अगर हेडर शो करना चाहता हूँ तो कैसे करूँगा, हेडर को मैं कॉल कर लेता हूँ, ये पड़ा है जी हेडर, उसे इंपोर्ट भी कर लिया है, देखें इंपोर्ट हो गया और फुटर भी आ गया। अब वो रिपीट हो जाएगा, ये देखें फुटर के ऊपर भी आ गया। जिस कंपोनेंट को जहां चाहें आप कॉल करके यूज कर सकते हैं, इसकी यही क्वालिटी है। आपने बनाना जस्ट एक मरतबा और उसे जहां आपका दिल करे उसे कॉल कर ले। ये है जी कंपोनेंट की थोड़ी सी हिस्ट्री। अब मैं यहाँ पे जाके इनको थोड़ा सा सबको करता हूँ वक्ती तौर पे कमेंट्स। अब जाके इनको भी कमेंट करता हूँ। अब आते हैं CSS स्टाइलिंग की तरफ। एलिमेंट्स को स्टाइल कैसे किया जाता है, यहाँ पे लिखता हूँ JSX एंड स्टाइलिंग इन रिएक्ट JS। अच्छा जी, आम हम HTML में कैसे स्टाइल देते हैं, हम स्टाइल का एक टैग देते हैं, क्या ख्याल है, और यहाँ पे हम स्टाइल का नाम लिख देते हैं। लेट्स सपोज हम करते हैं जी कलर, उसको दे देते हैं रेड। ये आम हमारी, जिन्होंने HTML और CSS पढ़ी है उनको पता होगा कि हम CSS में स्टाइलिंग ऐसे देते हैं। रिएक्ट में चूंकि हम JSX फॉर्मेट यूज करते हैं, वो आपको देनी पड़ेगी करली ब्रैकेट्स में। ये करली ब्रैकेट्स हैं जावास्क्रिप्ट की, जबकि जो CSS है वो रिएक्ट में एज ऑब्जेक्ट यूज होता है, उसके लिए हमें एक करली ब्रैकेट और लगानी पड़ेगी। ये जो ब्लू वाली करली ब्रैकेट है ये आपकी होगी जावास्क्रिप्ट के लिए, ये वाली और ये वाली, और ये वाली आपकी होगी जो येलो ब्रैकेट्स आपको नजर आ रही हैं, ये चूंकि स्टाइल एक ऑब्जेक्ट होता है रिएक्ट में, उसके लिए हमें ये वाली ब्रैकेट्स लगानी पड़ती हैं। अब मैं अगर इसको देता हूँ कलर, जाके मैं इसको कह देता हूँ, और कलर की जो प्रॉपर्टी है या वो सिंगल कॉमाज में दे या डबल कॉमाज में दे। ऐसे नहीं आपने छोड़ देना कि ऐसे ही लिख दें रेड, उसे समझ ही नहीं आएगी। जो उसकी प्रॉपर्टी है उसको आपने या सिंगल कॉमाज में देना है या डबल कॉमाज के अंदर। अब अगर आप जाके देखें तो वो रेड हो गया। अगर मैं इसको कोई बैकग्राउंड भी देना चाहता हूँ, अच्छा CSS में कैसे देते हैं बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड डैश कलर होता है जी, वो मैं दे देता हूँ जी सियान। रिएक्ट में क्या होता है, वो हाइफन को एक्सेप्ट नहीं करता, वो हाइफन को खत्म करके जहां आपकी दो प्रॉपर्टीज इकट्ठी यूज हो रही हो, जैसे बैकग्राउंड कलर है, तो वो हाइफन रिमूव करके जो दूसरी प्रॉपर्टी है, इसको सेव कर लें जी रिकॉर्डिंग आपकी, जो पहले वाला पार्ट है। रिएक्ट क्या करता है, ये हाइफन रिमूव करके जो दूसरी प्रॉपर्टी है उसका पहला वर्ड्स कैपिटल कर देता है, यानी कैमल केस नोटेशन। मैं कर देता हूँ सियान। रिएक्ट इस तरह करता है, जैसे फॉन्ट साइज है, CSS में कैसे करते हैं, फॉन्ट एस साइज। अगर रिएक्ट में यूज करना हो तो आपको करेंगे फॉन्ट एस साइज का एस कैपिटल, और जितना भी देना है आपने कॉमास के अंदर 12 पिक्सल जो भी देना है। ये है जी इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी। अब अगर मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी देना चाहता हूँ, मैं बैकग्राउंड देता हूँ उसको, बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ मैं इंडिगो, बल्कि ऐसा देते हैं जो नजर आए, येलो दे देते हैं क्योंकि वो नजर ही नहीं आना। ये देखें बैकग्राउंड कलर भी बदल गई। ये होती है जी, इसको कहते हैं हम इनलाइन स्टाइलिंग, लाइन के अंदर स्टाइल करना। अगर मैं यहाँ पे इसका जाके स्टाइल रिमूव कर देता हूँ, इंटरनल स्टाइलिंग इन रिएक्ट JS, अब देखें इस पे मैंने स्टाइलिंग रिमूव कर दी है दूसरी लाइन पे। आप इंटरनल स्टाइलिंग भी बना सकते हैं अपनी, उसके लिए आपको मैंने बताया ये चूंकि एक ऑब्जेक्ट होता है, मैं कॉन्स्ट लेता हूँ, मैं अपने नाम से कुछ स्टाइल बना लेता हूँ, माई स्टाइल। उसको मैं क्या देता हूँ, कलर उसका दे देते हैं जी हम, कलर ब्लू दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर उसका क्या देते हैं जी, बैकग्राउंड कलर उसका दे देते हैं जी, बैकग्राउंड में दे देता हूँ #22622626, और उसका फॉन्ट
साइज दे देते हैं जी 12 पिक्सल, 12 नहीं 18 पिक्सल दे देते हैं। अब अगर मैंने इसको यूज करना है तो जो मैंने इसका नाम रखा है इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पे स्टाइल का टैग लगाऊंगा और करली ब्रैकेट्स के अंदर ये वाला नाम पास कर दूंगा। ये देखें जो स्टाइलिंग मैंने उस पर लगाई वो अप्लाई होगी। ये नजर नहीं आ रहा क्योंकि बैकग्राउंड डार्क है, तो इसको हम वाइट कर लेते हैं और 18 को हम कर लेते हैं 24 मेगापिक्सल। ये लें, ये देखें ये इनलाइन होगी, ये इंटरनल CSS होगी। दो मेथड हो गए। तीसरा मेथड होता है जी इसमें एक्सटर्नल CSS, एक्सटर्नल CSS इन रिएक्ट JS। वो क्या होता है जी, आपको मैंने पहले दिन बताया था कि आपके पास app.css में आपकी ये फाइल होती है, जितनी मर्जी आप CSS इसमें करना चाहें खुद या आप अपनी नई फाइल बना सकते हैं। उसके लिए आपको पता है अगर आप HTML में सिंपल यूज करते हैं तो आप देते हैं क्लास, लेकिन रिएक्ट में यही फर्क है कि आप उसे देंगे क्लास नेम और नेम का N कैपिटल होगा। आप सिंपल क्लास नहीं देंगे। इसमें अगर आपने देना है तो आप देंगे क्लास नेम और यहाँ पे क्लास नेम क्या देता हूँ जी मैं एक्सटर्नल CSS, उसका नाम ही एक्सटर्नल CSS रख लेते हैं। कॉपी किया, कंट्रोल S किया और आपको पता है क्लास को कैसे एक्सेस करते हैं, डॉट के जरिए। अब इसको कलर दे देते हैं जी ग्रीन, कंट्रोल S किया। ये एरर क्या आ रहा है जी, ठीक तो दिया हुआ है हमने। अच्छा वो ऐप दिया हुआ है ना ऑलरेडी, ऐप के अंदर दिया हुआ है जी। ये देखें ऐप दी हुई है क्लास उसको। हम ऐसा करते हैं, हम अपनी फाइल ही नहीं बना लेते हैं। यहाँ सोर्स के अंदर मैं जाता हूँ, एक फाइल ही नहीं बना लेता हूँ। माई कस्टम CSS, माई कस्टम स्टाइल्स .css। इसको पहले लिंक करें यहाँ पे जाके। कैसे इंपोर्ट करेंगे, इसे इंपोर्ट करेंगे सिंपल उसके नाम से, माई कस्टम स्टाइल्स, उसका नाम कॉपी कर लें यहाँ से। कंट्रोल S, इसके अंदर जाके जो यहाँ पे मैंने स्टाइलिंग की है ये वाली, इसको करते हैं कट, यहाँ पे लेके आते हैं पेस्ट और इसका कलर कर देते हैं ग्रीन। लें जी इसको भी लगा देते हैं यहाँ पे। किधर गई लाइन ही उड़ा दी सारी। P के अंदर दे देता हूँ जी एक्सटर्नल CSS और ये वाली जो क्लास हमने यहाँ पे दी है इसको पकड़ के कॉपी करें और यहाँ पे इसको दे दें क्लास नेम। अच्छा जी, अगर आपने यहाँ पे लगानी है ना CSS, इन्होंने थोड़ा सा तरीका एक और मॉडिफाई कर दिया है। इसके साथ आपको लगाना पड़ता है माई कस्टम स्टाइल्स .मॉड्यूल .css और इसको इंपोर्ट आपने कैसे करना है जी, आपने करना है इंपोर्ट स्टाइल्स फ्रॉम, ये आगे, और इसको कॉपी करके जो आप क्लास यूज करना चाहते हैं उसके साथ लगा दें स्टाइल्स डॉट ये वाला। ये हमने काफ़ी स्टाइलिंग कर दी है, इस वजह से वो मसला क्रिएट कर रहा है। इसको भी अगर मैं कमेंट करता हूँ
हाँ जी, ये नेक्स्ट जेएस की तरह सही कह रहे हैं अली रजा आप। वो यहाँ एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो कोई मसला नहीं है, हमने स्टाइल नेम सही दिया हुआ है, क्लास नेम इज इक्वल टू, ओके समझ आ गई। इसको करली ब्रैकेट्स में ना दे के हम देते हैं इसको डबल कॉमास के अंदर, कंट्रोल एस किया, नाम बहुत लेंथी है यार इसका, इसको सिंपल ही कर लेते हैं, कस्टम स्टाइल्स डॉट सी एस एस, और इसको वापस करते हैं हम, इसको जाके कमेंट कर देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं इंपोर्ट कस्टम स्टाइल्स डॉट सी एस एस, और इसके अंदर जो मेरी क्लास पड़ी है इसको नाम दे देता हूँ जी ए बी सी, फिलहाल दे देते हैं जी, कंट्रोल एस किया, कॉपी, ये उसका नाम दे देते हैं जी ए बी सी। कस्टम स्टाइल्स देना है नाम पूरा जी, रीनेम करके कॉपी करें, ये दें पेस्ट, कंट्रोल एस, ओके। वो नाम पूरा नहीं आ रहा था इसलिए उसमें प्रॉब्लम्स आ रही थी, कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, एक्सटर्नल सी एस एस आ गई, इसको हम देते हैं जी कलर दे देते हैं रेड, कंट्रोल एस, रेड क्यों नहीं हुआ जी, वाई, ओके ओके गॉट इट। अच्छा जी, उन्होंने आपकी जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो ऐप डॉट सी एस एस के अंदर रखी होती है, यहाँ पे आप यहाँ पे ही अपनी स्टाइलिंग ऐड कर दें, अदरवाइज कल मैंने आपको बताया था अगर आपने अपनी सी एस एस ऐड करनी है तो वो पब्लिक के फोल्डर के अंदर ऐड करें। इसको मैं करता हूँ यहाँ पे कॉपी, यहाँ पे करता हूँ पेस्ट, कलर हो गया मेरा रेड, इसको अभी फ़िलहाल हमें ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे इसका लिंक भी रिमूव कर देते हैं, इसको कंट्रोल एस किया और import डॉट सी एस एस आ गई, क्लास नेम ए बी सी दे दिया, इसको एक दफ़ा रीस्टार्ट करना पड़ेगा, सी एल एस सी डी माई डैश ऐप npm स्टार्ट। स्टाइलिंग 3-4 तरीकों से हो जाती है जी, स्टाइलिंग के डिफरेंट तरीके हैं। ये अली रजा आप ठीक कह रहे हैं, आप जो उनकी मॉडर्न आ रही है ना उसके अंदर उन्होंने ऐसे कर दिया हुआ है, इसके भी आए रोज आपके वर्जन्स चेंज होते रहते हैं। हमने तो हमें सी एस एस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम यूज करेंगे बूटस्ट्रैप, मटेरियल यूआई, टेलविंड, ये जस्ट आपको बताने के लिए है कि हम इसको यूज कैसे कर सकते हैं। अभी वो आपके टास्क भी रहते हैं, होपफुली हम उसे सॉल्व कर लेंगे, बस ये रन हो रही है, अभी हो जाती है। ज़रा जगह खाली करे ना, हमें खेलने के लिए ज़रा प्ले ग्राउंड मिल जाए थोड़ा सा।
चलो अभी रन हो जाए, उतनी देर में वो एग्जांपल भी निकाल लूँ। किधर गई जी? ये वाली थी। अच्छा, बाद दफा उन्होंने ना अपनी CSS लिखी होती है, उसको हमें बाद दफा ओवरराइड भी करना पड़ता है। ये देखें ना, उन्होंने कुछ अपनी स्टाइलिंग भी दी हुई है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि इस वजह से हमारे कलर उस पर इफेक्ट ही ना हो। ऐसा भी बाद दफा हो जाता है, तो उसके लिए भी हमारे पास सोल्यूशन होता है। हम इसे इम्पोर्टेंट बना देंगे। पहले देख लेते हैं कि वो हमारी प्रॉपर्टी अगर एक्सेप्ट करता है तो ठीक है, अदरवाइज हम इन प्रॉपर्टी को इम्पोर्टेंट कर देंगे। इतनी देर में ऐसा करता हूँ, बूटस्ट्रैप भी खोल लेता हूँ साथ। नेट को क्या हुआ है भाई? नहीं एक्सेप्ट कर रहा, कोई बात नहीं, हम ऐसा करते हैं, इसके साथ इम्पोर्टेंट लगाते हैं। इम्पोर्टेंट लगा दिया इसके साथ। इसके साथ भी अगर मैं इम्पोर्टेंट लगा दूं, कंट्रोल S किया, ब्लॉक इज रिडंडेंट 3-1। कौन सा ब्लॉक रिडंडेंट कह रहा है जी? इसको मैं H1 कर लेता हूँ। ये भी H1 हो गया। अगर यही प्रॉपर्टी मैं इंडेक्स डॉट CSS में जाके करता हूँ अप्लाई, डॉट कलर इसको दे देता हूँ रेड, कंट्रोल S, हो गया। अच्छा जी, वो यहाँ पे नहीं कर रहा, वो इंडेक्स को अपनी मेन प्रॉपर्टी मान रहा है। ये जो इंडेक्स है ना, वो इस पे सारी पे ग्लोबल अप्लाई कर रहा है। ओके। अब ये देखें, ये आपकी एक्सटर्नल भी हो रही है। अगर इसको बैकग्राउंड कलर दें, आप ये बैकग्राउंड दे दें जी, सियान दे देता हूँ जी मैं, कंट्रोल S किया, इसको सियान। प्रॉपर्टी इसकी है इस तरह की या नहीं, वो हमें देखना पड़ेगा। या यहाँ पे अगर ब्लू दे दूँ, ID से फिर कलर भी तो हो रहा है ना, ये देखें। फॉन्ट फैमिली इसका करते हैं सेरिफ
बैकग्राउंड कलर उसका करते हैं ग्रीन, जो उसमें अवेलेबल हो, और इसे कर देते हैं इम्पोर्टेंट। कंट्रोल एस किया, ये हो गया। ये देखे ना, इम्पोर्टेंट करना पड़ता है। बाद दफ़ा उसने प्रॉपर्टी पहले से दी होती हैं, उसे फिर ओवर करना पड़ता है। मसला कोई नहीं होता, ये सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। हमारा इतना इससे वास्ता ही नहीं होगा, हम जाएंगे इंशाल्लाह टेलविंड सीएसएस करेंगे या बूटस्ट्रैप करेंगे। ये देखें जी, सेट हो गया, उसे इम्पोर्टेंट करना पड़ता है। ये थर्ड मेथड हो गया जी। अब चलते हैं जी जल्दी जल्दी बूटस्ट्रैप। पहले आपका टास्क करवा दूं आपको सॉल्व, फिर वो टास्क ना रह जाए। इसको भी उड़ा देता हूं मैं। ये आपका टास्क था जी, कॉपी किया इसको। पहले इसको लेते हैं। अब मेरी बात सुने, अगर मैंने इसको 1 बाय 1 प्रिंट करवाना है तो एक तो तरीका ये है कि हम इसे इंडेक्स के जरिए एक्सेस कर सकते हैं। एक तो तरीकाकार ये है। दूसरा तरीकाकार क्या है जी, आप यहाँ पे अगर आइट्रेशन है आपके पास, यहाँ पे फ्रूट्स पे आप लगाएं मैप। इस मैप के अंदर आपके पास 1 बाय 1 एक एलिमेंट आ रहा है। उस एलिमेंट को आपने यूआई पे जब रिटर्न करना है तो आपको ये ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। जब मल्टीपल आपने लाइंस प्रिंट करवानी है तो आप फ्रैगमेंट लगा लें। यहां मैं कहता हूं उन्हें एल आई के अंदर मुझे एक्स रिटर्न कर दो, सिंपल। पहले तो आप सिंपल सिंपल तरीका देखो ना। ये देखें, आ गए सारे। आपके पास एक एक्स आ रहा है, उसे रिटर्न कर दो एक एल आई के अंदर। ओके, अब यहां पे कंडीशन लगा लो। क्या कंडीशन? इफ एक्स इज इक्वल हो, क्या हो इक्वल, मैंगोज रखा था जी हमने। यही कंडीशन थी ना। अगर x के मैंगो हो तो उसको हम x को रिटर्न करें और साथ लिख दें इज आउट ऑफ स्टॉक। कंट्रोल एस किया, ये लें जी, आ गया। ये सिंपल सी लॉजिक है। अगर आप कहते हैं एप्पल ढूंढना है तो यहाँ एप्पल पे लॉजिक लगा दें, ये लें कंट्रोल एस, एप्पल इज आउट ऑफ स्टॉक। जी, इसमें कोई क्यूरी है तो पूछें। ये बिल्कुल सिंपल सा तरीका था। ये देखें, असल था मैप लगाना है, 1 बाय 1 एलिमेंट आता है, उसे प्रिंट कर लें और यहाँ आके कंडीशन लगा दें कि अगर उसमें एप्पल मौजूद है तो वहाँ लिख दें आउट ऑफ स्टॉक है। अदरवाइज जो भी आप आउट ऑफ स्टॉक यस करना है, नो करना है, वो आपकी मर्जी है। एक तो ये थी एग्जांपल आपकी। तो फिर आप टर्नरी ऑपरेटर लगा लें। ये देखें, वो भी कर लेते हैं जी। ये एक तरीका हो गया। अब यहाँ पे कह दें, मैप लगाएं फ्रूट्स डॉट मैप, एक एक्स लेते हैं हम, एक्स इज इक्वल हो किसके, मैंगोज के। तो कर दो, क्या करो, तो क्या करो, क्वेश्चन मार्क। तो क्या करो, आउट ऑफ स्टॉक। अदरवाइज क्या करो, एक्स एज इट इज प्रिंट करवा दो। लें जी, 1 लाइनर कोड ही बन गया, टेंशन ही खत्म। जी, यहाँ पे समझ आई। ये टर्नरी ऑपरेटर लगा दिया मैंने। हम एक एक्स लेते हैं, उसको सर्च करते हैं, अगर मैंगो है तो ये पहली कंडीशन जो ट्रू है वो आउट ऑफ स्टॉक आ जाए, अदरवाइज बाकी फ्रूट्स के नाम एज इट इज आ जाए। ये लें जी, बनाना आ गया, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी। इस पे अब आप लोग वो ब्रैकेट श्रैकेट दे के इनको प्रॉपर डिव में कन्वर्ट कर लें। बनाना आ गया, एप्पल आ गया, स्ट्रॉबेरी आउट ऑफ स्टॉक। जहां ऑरेंज है वहां पे उसने आउट ऑफ स्टॉक कर दिया। यहाँ पे जरा स्पेस दे के थोड़ा सा सेट कर लें, या आप इसे प्रॉपर यूआई पे रिटर्न कर लें। ये अब आप लोगों का काम है कि इसे प्रॉपर सेट करें। तो आप इसे H1 में बेशक रैप कर लो, H1 में दे लो। क्या H1 में क्या दो, एक्स।
इस पे आपको असल में ना कार्ड बनाना पड़ेगा बूटस्ट्रैप का। लॉजिक मैंने आपको बता दिए, देखें अगर मैंगो है तो यस, अदरवाइज बाकी सब नो कर दो। ये लो, आपका क्वेश्चन मैंने आपका सॉल्व कर दिया है, इसको यूआई पे रिटर्न कर लो, ये देखो। अदरवाइज आप एज इट इज एक्स रिटर्न कर लो। जहां पे ऑरेंज आएगा इस जगह पे लिखा आ जाएगा यस, बाकी फ्रूट्स के नाम एज इट इज आ जाएंगे। ये देखो, बनाना, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, ये मैंगोज आ गया। मैंगोज पे हमने क्या किया, मैंगो लिखा हुआ है, मैंगोज पे हम कह दें अगर है तो आउट ऑफ स्टॉक, अदरवाइज एज इट इज एक्स रिटर्न कर दो। ये देखें आउट ऑफ स्टॉक आ गया, और बाकी ये ग्रेप्स आ गया, स्ट्रॉबेरी आ गई, एप्पल आ गया, बनाना आ गया। इसको भी यूआई पे सेट करते हैं। ये आपका सेकंड वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आगे था आपका जी, उधर आते हैं जी अगले टास्क की तरफ। ये वाला था आपका टास्क, ये वाला लेट प्रोडक्ट्स, यही था जी। ये अगेन आपके पास क्या है जी, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट है। ओके, हमारे पास इसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं जी, आईडी, नेम, प्राइस, कलर। अब यहाँ पे जाके अगर मैंने अरे ऑफ ऑब्जेक्ट पे आइटरेट करना है तो क्या करूंगा जी, प्रोडक्ट डॉट मैप करूंगा। उसके अंदर मुझे सिंगल प्रोडक्ट मिल रही है एज एन ऑब्जेक्ट, उसको मैं रिटर्न करता हूँ। मल्टीपल लाइंस पे रिटर्न करनी है चीजें। इस प्रोडक्ट के अंदर मुझे अब एक पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट मिल रहा है। वो चूंकि खाली अरे थी इसलिए मुझे एलिमेंट मिल रहे थे। अब ये अरे ऑफ ऑब्जेक्ट है तो अब मुझे पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट मिल रहा है इस एक्स के अंदर। जब आपके पास ऑब्जेक्ट आ गया है तो आपकी जिंदगी आसान होगी। आप H1 में क्या करें, उसका अगर आपने नेम प्रिंट करवाना है तो करली ब्रैकेट्स में क्या लिखेंगे, एक्स डॉट नेम। जब उसकी प्राइस करनी है तो एक्स डॉट प्राइस, कलर करना है तो एक्स डॉट कलर। ये ले, और यहाँ पे एक HR लगा लें ताकि जहाँ पे वो एक प्रिंट हो जाए, वहां पे नई प्रोडक्ट आए तो उसके नीचे एक हॉरिजॉन्टल रो लग जाए। ये लें, यहाँ पे आए, ये देखें, तो सबके साथ नेम नेम लिखा आ गया है। कोई बात नहीं, यहाँ पे प्राइस कर लेते हैं और यहाँ पे कर लेते हैं कलर। कंट्रोल एस किया, ये देखें जरा आगे, अरेबियन क्लॉथ, मिडल क्लॉथ, एशिया मॉडर्न आगे। अब अगर इस पे कंडीशन लगानी है कि कौन से जो स्टॉक में अवेलेबल है सिर्फ वही प्रिंट करो, अगेन वही काम, यहाँ पे फिर आप लगा दो इफ एक्स डॉट इज अवेलेबल, एफ एक्स डॉट इज अवेलेबल इज इक्वल हो ट्रू के, तो भाई सिर्फ वो चीजें रिटर्न कर दो बस। वो कौन कौन सी होंगी, हम आईडी भी प्रिंट करवा लेते हैं ताकि आपका खदशे ही दूर हो जाए। आईडी, एक्स डॉट आईडी, ये देखें 1 और 3 होगी, 2 क्यों नहीं प्रिंट की, क्योंकि उसका स्टेटस फॉल्स है। ये देखें, जिसका स्टेटस ट्रू है उसने प्रिंट करवा दिया। ये देखें, और अगर मैं इसे भी ट्रू कर दूं तो अब क्या होगा, तीनों आ जाएंगी। ये देखें दूसरी भी आ गई। अगर मैं पहली को फॉल्स कर देता हूं, दूसरी को भी फॉल्स कर देता हूं, अब क्या रह गया मेरे पास, 3 नंबर आईडी, मॉडर्न डिजाइन, सिर्फ ये रह जाएगी। ये देखें जी, कोई इसमें कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। मैप फंक्शन बड़ी मजे की चीज है जी। ओके, अब जरा जल्दी जल्दी, टाइम थोड़ा रह गया, मैं आपको ना बूटस्ट्रैप बता दूं। बूटस्ट्रैप आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं जी अपने प्रोजेक्ट में, इसको मैं कमेंट करता हूं। आपको मैंने बताया था कल भी कि जो आपने एक्सटर्नल लाइब्रेरीज ऐड करनी है वो इंडेक्स डॉट HTML के अंदर ऐड करनी है। ये जो फालतू कमेंट पड़ा हुआ है कोड, इसको उड़ा देते हैं ताकि हमें कोई जगह मिल जाए, पता लगे हम कर क्या रहे हैं। बूटस्ट्रैप की मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे जाता हूँ। आप सबको इतना पता है कि अगर आपने CSS लगानी है तो वो कहाँ पे लगाते हैं,
अगर CSS लगानी है तो वो कहाँ पे लगाते हैं, हेड टैग में। ये CSS है ना, अगर मैं CSS को लिंक करना चाहता हूँ तो कहाँ करूँगा, हेड टैग के अंदर, हेड टैग से ऊपर यहाँ पे। और अगर मेरी बाकी इसके अंदर और पैकेजेस होते हैं jQuery वगैरह के, जो जावास्क्रिप्ट और jQuery के, या तो आप ये वाला पैकेज यूज कर लें, ये दो लाइब्रेरी मिक्स की होती हैं jQuery और जावास्क्रिप्ट। अगर 1 बाय 1 यूज करना है, मैं ये वाला प्रेफर करता हूँ, बाद दफा आपको कोड के अंदर भी चेंजेस करनी पड़ती हैं। तो ये दो वाली लाइब्रेरी कॉपी करें और बॉडी जहां पे खत्म हो रही है उससे ऊपर लगा दें, यहाँ पे। हो गया काम, ले बस इतना ही काम था। इसको फौरन जाके यहाँ पे टेस्ट कर लें, क्या आपकी ये लाइब्रेरी इंप्लीमेंट हो गई है। मैं सबमिट का बटन बनाता हूँ, यहाँ पे देता हूँ क्लास नेम इज इक्वल btn प्राइमरी, कंट्रोल एस किया। मैं जाके देखता हूँ, ये देखें मेरी बूटस्ट्रैप इंप्लीमेंट हो गई है। अब हमें काम क्यों नहीं करते, जो कोड आपने अभी प्रोडक्ट का बनाया है, जिस पे अभी आपने मैप लगाया है, इसको कॉपी करें। ये जो आपने कोड लगाया है, इसको आप ऐसा करें, एक बूटस्ट्रैप के कार्ड के अंदर क्यों नहीं रिटर्न करते। इसको मैं डिलीट करता हूँ, यहाँ पे मैं बूटस्ट्रैप का जो डिजाइन लिया इसे पेस्ट करता हूँ, और जो सेल्फ क्लोजिंग टैग है उनको सेल्फ क्लोज कर दें। इमेजेस का इनपुट का होता है, जो क्लास है इसे क्लास नेम से रिप्लेस कर दें, जो क्लास है इसे क्लास नेम से रिप्लेस कर दें। जहाँ जहाँ पे यूजर है, कॉपी किया, पेस्ट किया, पेस्ट कर दिया, पेस्ट कर दिया, पेस्ट कर दिया और पेस्ट कर दिया। इमेज मेरे पास इस वक्त नहीं है, फिलहाल इसे मैं छोड़ देता हूँ। मुझे कार्ड डॉट टाइटल चाहिए सबका, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक्स डॉट उसका नेम आ जाएगा मेरे पास। यहाँ पे मैं कहता हूँ एक्स डॉट क्या है उसकी, एक्स डॉट प्राइस आ जाए, और यहाँ पे आ जाए एक्स डॉट कलर आ जाए। देखें मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एक बूटस्ट्रैप का डिज़ाइन लगाया, उसे रिटर्न कर दिया। ये जो स्टाइल है इसको भी सेट कर लेते हैं। आपको पता है इसका स्टाइलिंग ऐसे नहीं होती, इसको डबल ऑब्जेक्ट में लगा लेते हैं और विड्थ को सिंगल कॉमास के अंदर रैप कर देते हैं। कंट्रोल एस किया, अपनी यूआई पे जैसे ही जाएंगे ये देखें, वो एक ही रिटर्न इसलिए कर रहा है क्योंकि हमने फॉल्स किया होगा। ये देखें फॉल्स किया, इसको ट्रू कर देते हैं, इसको भी ट्रू, क्योंकि वो फॉल्स किया था इसलिए वो एक रह गई। सबको ट्रू ट्रू किया, आप देखें 3 कार्ड बन गए। ये देखें, इस पे सिर्फ आपने इमेज ऐड करनी है और बड़ा मजे का आपका डिजाइन तैयार हो जाएगा। अगर मैं देखता हूँ कोई नजदीकी कई इमेज पड़ी हैं तो उठा लेता हूँ मैं। यहाँ पे www में जाता हूँ, लेसन्स, लेसन बूटस्ट्रैप इमेजेस, इनको कॉपी करते हैं अपने सोर्स के अंदर जाके। जो आपने आज प्रोजेक्ट बनाया है पब्लिक के अंदर, आपको बताया था बेशक आप इमेजेस का फोल्डर बना लें, इसके अंदर इनको पेस्ट कर दें। ये आपके पास कंफर्म भी कर लें, इसमें आ गई हैं, देखें आ गई हैं। अब इनको यूज कैसे करना है, यहाँ पे आप एक और प्रॉपर्टी बना लें, पिक की प्रॉपर्टी बना लें, और इसका पाथ क्या है जी, इमेजेस के अंदर 10.jpg, यहाँ कॉमा लगा दें, इसको कॉपी किया सब पे लगा दें, यहाँ पे 10 लगा दी, यहाँ पे मैं 11 कर देता हूँ और यहाँ पे जाके 12 कर देता हूँ। ले जी क्लास खत्म होने लगी है, जल्दी जल्दी बहरहाल होपफुली आपका काम हो चुका है। 12 नहीं सॉरी, $2.jpg, कंट्रोल एस करता हूँ और यहाँ पे सोर्स के अंदर मैं उसकी पिक्चर कैसे अब दूंगा, करली ब्रैकेट्स के अंदर एक्स डॉट पिक, ये लें, कंट्रोल एस किया, यूआई पे आए। अब देखें कितना मजे के आपके कार्ड बन गए, देखें है ना कितना मजे का, यही मैप का काम है। अब कुछ भी नहीं करना, एफिशिएंट कोडिंग यही होती है। आपका डाटा जितना मर्जी इंक्रीज होता रहे, आपको लॉजिक ना दोबारा लिखनी पड़े और कोडिंग ना दोबारा लिखनी पड़े। ये देखें मैं पेस्ट करता हूँ, वो 3 की बजाय 6 हो जाएंगी। ये देखें 3 4 5 6 होगी प्रोडक्ट। डाटा आपका बढ़ता जाएगा, आपकी लॉजिक भी सेम रहेगी
और कोड भी सेम रहेगा। ओके स्टूडेंट, टास्क मैं पेस्ट कर दूंगा आपके गूगल क्लास में और ग्रुप में, क्योंकि क्लास खत्म हो जाएगी फिर मसला आएगा आपको। मैं टास्क आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वो आपने बिफोर नेक्स्ट वीक जमा करवाना है और उसमें कोई कमी कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ये कोड और वीडियो मैं अपलोड कर देता हूँ। जी रजा, अली रजा को क्वेश्चन है? जी जी मैं टास्क ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना, मैं आपको भेज दूंगा। मैं ज़रा प्रॉपर टास्क बनाता हूँ ना ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।